हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के सॉल्व करेंगे। तो 5 का क्वेश्चन है, प्राथमिक और द्वितीयक बैटरियों की तुलना में ईंधन सेल से क्या लाभ है? डिस्चार्ज होते समय सीधा संचायक सेल में होने वाली अभिक्रियाएं लिखिए। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो वैद्युत अपघट्ट का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है? ये सारी बातें हमें समझानी है। तो सबसे पहले समझाएंगे प्राथमिक एवं द्वितीयक बैटरियों की तुलना में ईंधन सेल से क्या लाभ है बेटा। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से। तो प्राथमिक और द्वितीयक बैटरियों की तुलना में ईंधन सेल से लाभ, देखो बेटा, जो प्राइमरी बैटरी होती है, प्राथमिक बैटरी, अभिकर्मक की मात्रा इसमें सीमित होती है। ठीक है, इस सेल को हम यूज करने के बाद रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। ये प्राइमरी सेल की बात है। ठीक है, द्वितीयक सेल की बात करें, इन्हें हम रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो डिस्चार्ज करते समय अब इनमें कौन सी रिएक्शन होती है उनकी हम बात करेंगे। देखो बेटा, डिस्चार्ज करते समय जब बैटरी धारा उत्पन्न करती है, जब धारा उत्पन्न करती है मतलब क्या है, डिस्चार्ज होती है, तो ये रिएक्शन होती है। एनोड पर पीबी का ऑक्सीडेशन होता है, ये रिएक्शन होती है। ठीक है, और कैथोड पर PbO2 का रिडक्शन होता है, ये रिएक्शन होती है। ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं नेट रिएक्शन क्या है। नेट रिएक्शन बेटा इस प्रकार होती है, जो लिखी हुई है ये नेट रिएक्शन है इसकी। हेंस जब सेल को विद्युत धारा उत्पन्न करता है, हेंस मतलब अतः जब सेल विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं तब कैथोड एंड एनोड पर PbSO4 निक्षेपित हो जाता है और H2SO4 की सांद्रता घट जाती है। ठीक बेटा, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है खा का फर्स्ट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकंड इनवर्स है। अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा? देखो बेटा, गिवन है यहाँ पे के की वैल्यू दे रखी है 16 सेकंड इनवर्स, टी इक्वल टू ज्ञात करना है हमारे लिए। ठीक है, तो सुनेंगे। हम जानते हैं के इक्वल टू क्या होता है बेटा, 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। ठीक है, और क्या रखा है, क्योंकि जो आर की मात्रा है पहले की 16 गुनी हो जाती है, 16 की मतलब 16/16 हो जाती है, ये लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, 16 भाग हो जाता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी देखो t इक्वल टू 0.0462 सेकेंड, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30 सेकंड में वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं। टी हाफ की गणना कीजिए। तो गिवन है टी इक्वल टू 40 मिनट और टी हाफ हमारे लिए बताना है। बहुत आसान सवाल है। तो इसमें देखो बेटा, रिएक्टेंट पहले जो होता है 100% होता है, टी इक्वल टू 0 टाइप प्रोडक्ट नहीं बना होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी 30% प्रोडक्ट की मात्रा बन गई तो 100 में से घटेगी ये, तो ये 40 रह जाएगा। ठीक है बेटा, कितना रह जाएगा, 40 रह जाएगा, ये रह जाएगा 40। ठीक है, सॉरी 40 सेकंड पर जो रिएक्टेंट की मात्रा रह जाएगी 100 माइनस 30 रह जाएगी। ठीक है बेटा, अब सुनो ध्यान से। हम जानते हैं के इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। ठीक है, और के इक्वल टू क्या होता है 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर, ये होता है। समीकरण 1 बार 200 दोनों के बराबर है तो दोनों की वैल्यू बराबर रख देंगे। तो बेटा मैं आपको बताऊं ना, देखो बेटा ध्यान से, 0.693 इक्वल टू होता है 2.303 गुणे 0.3010, ये याद कर लेना, ये लाइन याद कर लेना। तो बेटा देखो इसकी जगह हमने पूरी ये लाइन लिख दी और ये तो लिखी हुई ऐसी कैसी, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो बचेगा क्या, 0.3010 अपॉन टी हाफ इक्वल टू 1/40। ठीक बेटा, और यहाँ हो जाएगा log 100 अपॉन 70। ठीक है ना, तो टी की वैल्यू लगा दी यहाँ पर। तो सुनेंगे ध्यान से, तो हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इस तरीके से सवाल होगा। ठीक है बेटा, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा टी हाफ इक्वल टू 0.7768 मिनट, ये हमारा इसका आंसर आ गया। गा वाला क्वेश्चन देखते हैं। गा में है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के दो समान रासायनिक समीकरण दीजिए। हमें ऐसे रासायनिक समीकरण देने हैं समान गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। तो आंसर देखेंगे
ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के दो समान रासायनिक गुण इस प्रकार हैं। सबसे पहले जब ग्लूकोज की एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो बेटा पेंटोस, तो क्या बनता है, तो बनता है ग्लूकोज पेंटासीटेट बनता है। क्या बनता है बेटा, ग्लूकोज पेंटासीटेट बनता है, मतलब एस्टर बन जाता है। ठीक है, और यही देखो मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं ये होता कैसे है। देखो बेटा, जब रिएक्शन कराते हैं तो यहां से निकलता है CH3 C डबल बॉन्ड O, ये निकलता है एसिटाइल ग्रुप। तो बेटा ये एसिटाइल ग्रुप यहाँ जुड़ जाता है, यहाँ पे जुड़ जाता है, यहाँ जुड़ जाता है, यहाँ जुड़ जाता है, यहाँ जुड़ जाता है, यहाँ जुड़ जाता है। देखो ये यहाँ सब में जुड़ गया तो ये एस्टर कहलाएगा। ठीक है, ये ग्लूकोज पेंटासीटेट कहते हैं उसको। जो ये रिएक्शन ना, ये रिएक्शन ये सिद्ध कराती है ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं। ठीक है, अच्छा इसी के रिएक्शन फ्रक्टोज से करा दे तो क्या होता है, तो सेम रिएक्शन आती है बिल्कुल बेटा। देखो इसमें भी पेंटासीटेट बन रहा है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हमारा ऐसे बन जाएगा और यह रिएक्शन भी फ्रक्टोज पे 5 OH ग्रुप की पुष्टि करती है। ठीक बेटा, दूसरी रिएक्शन क्या है कि ग्लूकोज, अगर मान लीजिए ग्लूकोज की हम क्रिया हाइड्रोक्सिल अमीन से करा देते हैं तो बेटा देखो यहाँ पे जो H2 है ना, H2 ऑक्सीजन रिएक्शन करके यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकाल देता है। ठीक है, और हमारे लिए ये ग्लूकोज ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। और यह क्या सिद्ध करती है, ये सिद्ध करती है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित होता है। अगर यही काम हम करें फ्रक्टोज के साथ तो फ्रक्टोज के साथ भी ऐसा ही होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, हमारा ये प्रोडक्ट बन जाता है, इसको बोलते हैं फ्रक्टोज एग्जाम। तो बिल्कुल एक जैसे प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, तो इसको इससे भी क्या सिद्ध हो रहा है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित है। देखो सेम सेम रिएक्शन हो गई, तो ये समान गुणधर्म हुए ग्लूकोज के और फ्रक्टोज के। ठीक है, क्लियर है बेटा इतना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो बेटा हम देखते हैं ना, जो अभी तक हम कर रहे थे वो गा का फर्स्ट पार्ट कर रहे थे, अब हम देखेंगे गा का सेकंड पार्ट। विटामिन ए व सी हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं, इनके या उनके महत्वपूर्ण स्रोत भी लिखिएगा। तो विटामिन ए, इसको रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रात अंधता रोग ना हो, इसलिए विटामिन ए हमारे लिए बहुत आवश्यक है। विटामिन ए कहाँ से प्राप्त होता है, मछली का तेल, गाजर, मक्खन, मिल्क इत्यादि से हमारे प्राप्त हो जाता है। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी का मतलब होता है मसूड़ों से रक्त का बहना। ये रोग ना हो इसलिए विटामिन सी के लिए हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। अच्छा विटामिन सी मिलेगा कहाँ से, नींबू से, है ना, और सिट्रस फ्रूट जैसे आंवला है, हरे पत्ते वाली सब्जियां इत्यादि इनसे प्राप्त होता है। अब देखते हैं हम घा क्वेश्चन, द्वितंतुर एंड उभयतंतुर लिगेंड से आप क्या समझते हैं। द्वितंतुर का मतलब होता है बेटा वाइडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है, तो वाइडेंटेड लिगेंड्स कैसे होते हैं, ऐसे लिगेंड्स जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, वाइडेंटेड लिगेंड्स कहलाते हैं। फिर सुनेंगे ऐसे लिगेंड्स जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, वाइडेंटेड लिगेंड्स कहलाते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे दो डोनर एटम है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कराता है, ये कर रहा है वाइडेंटेड लिगेंड्स। ठीक, अब बात करेंगे एम्बिडेड लिगेंड्स। तो ऐसे लिगेंड्स जिनके पास 2 डोनर एटम तो होते हैं परंतु सेंट्रल मेटल आयन के साथ एक ही डोनर एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, एम्बिडेड लिगेंड्स कहलाते हैं। इसको हम समझते हैं एम्बिडेड लिगेंड्स बेटा कैसे है। देखो इसके पास एक डोनर एटम ये है और एक डोनर एटम ये है। ठीक है, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम के साथ ये इससे ही जुड़ता है, तो कहलाएगा एम्बिडेड लिगेंड्स। इसके पास एक डोनर एटम ये है एन, एक डोनर एटम वो है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं कीलेट से क्या अभिप्राय है, किससे कीलेट क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं कीलेट क्या होता है। ऐसे लिगेंड्स जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं कीलेटिंग लिगेंड्स कहलाते हैं तथा इस स्ट्रक्चर को कीलेट कहते हैं। All bidentate ligands and polydentate ligands is known as chelating ligands। मतलब सभी bidentate ligands and सभी polydentate ligands को हम chelating ligands कहते हैं। ये chelating ligands का एग्जाम्पल है। ये रिंग जो बन रही है बीच में रिंग, ये कीलेट कहलाती है। ठीक है, अब जो छठे का क्वेश्चन है देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।